अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एलेबोरेशन स्टेज की रिवीजन की थी। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर हम करते हैं रिक्वायरमेंट को पहले हमारी इंसेप्शन स्टेज आती है जिसमें हम स्टेक होल्डर से हाउ नाउ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि एलिसिटेशन की स्टेज आती है जिसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी रिक्वायरमेंट को एलिसिट करने के लिए। देन हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है एलेबोरेशन जिसमें हम रिक्वायरमेंट को अपनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करते हैं सिस्टम के बारे में। एक तो यूजर ने हमें बता दिया कि हम ये चाह रहे हैं, अब हमने उसे एलेबोरेट करना है डिफरेंट डायग्राम बना के। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा कर रहे होते हैं सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आता है निगोशिएशन। हमने लास्ट में वो रिवाइज किया है एलेबोरेशन। आज का लेक्चर में हम देखते हैं निगोशिएशन। ये हम इस स्टेज पे हैं। अब मैंने कहा कि ये सब जो है ये डायग्राम आपको बहुत दफा आपने देख चुके होंगे। ये जो है हर ये सॉफ्ट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के सब प्रोसेसेस है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एज इट एक सब प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। अब इसके अंदर 7 सब प्रोसेसेस हैं। प्रोसेसेस भी कह सकते हैं, एक्टिविटीज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सब एक्टिविटीज होती हैं इसलिए मैं इसे प्रोसेसेस कह रही हूँ। सब प्रोसेसेस है। अब निगोशिएशन जो सब प्रोसेस है एक रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का, इसके अंदर हम क्या करते हैं आज का लेक्चर में हम ये देखेंगे। अच्छा, मैंने फिर हमेशा जब भी इंसेप्शन पढ़ाया, इंसेप्शन एक प्रोसेस है, उसकी कुछ इनपुट्स होंगी, प्रोसेसिंग होगी, कुछ आउटपुट जनरेट होगी। हमेशा मैंने ये बात की। एलिसिटेशन एक प्रोसेस है, उसकी कुछ इनपुट्स होंगी, आउटपुट जनरेट होगी, प्रोसेस। अगर हम निगोशिएशन की बात करें एज ए प्रोसेस, निगोशिएशन एक प्रोसेस है। हम एक राउंड जैसे आप डीएफटी बनाते हैं, एक प्रोसेस है। उसके अंदर कुछ इनपुट्स जा रही होंगी, कुछ आउटपुट जनरेट होंगी। जब जो इनपुट जा रही है निगोशिएशन को क्या चीज इनपुट मिल रही होगी? अ, आप कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक रिक्वायरमेंट्स भी कह सकते हैं, ऑल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट, बल्कि जनरली आप कह दें ऑल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। जितनी भी रिक्वायरमेंट इलिसिट करके एलेबोरेट करके अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आपके पास सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, वो रिक्वायरमेंट निगोशिएशन के प्रोसेस को एज ए इनपुट मिल रही हैं। और आउटपुट क्या जनरेट हो रही है निगोशिएशन के प्रोसेस से? आप कंसेंसस हो रहा है, रिकंसाइल कर रहे हैं। मतलब प्रॉब्लमेटिक रिक्वायरमेंट जितनी प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म होके आपके पास रिकंसाइल कंसेंसस, सारी पार्टीज मुतमिन होकर सेटिस्फाई हो जाती हैं एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स पे। अच्छा, एक मैंने बात की हमेशा ट्रायंगल की कि हमारा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो होता है वो उसका मतलब ये है कि हमारा स्कोप टाइम विद इन टाइम और विद इन बजट कंप्लीट हो जाए, कास्ट में कंप्लीट हो जाए। हम यहाँ पे स्कोप की बात कर रहे हैं। स्कोप अचीव होना चाहिए। जितना स्कोप आपने डिफाइन कर लिया स्टार्ट स्टेट में, वो हमारा विद इन इतने लिमिटेड बजट, लिमिटेड टाइम, हम इसके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज का वर्ड यूज कर सकते हैं। ये हमारा स्कोप जो हमने डिफाइन कर लिया है। स्कोप कौन सा है? जो रिक्वायरमेंट्स है। अब ये रिक्वायरमेंट्स लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हमने कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं कर पाते। अब उनके लिए हमने क्या करना है? हमने क्लाइंट निगोशिएट क्या करना है? हमने क्लाइंट को कुछ चीजों के बारे में नो कहना है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती इतने टाइम और इतने बजट में। लेकिन क्या है, एक प्रॉपर मेथड है नो कहने का। जैसे आपने किसी चीज को मना करना है किसी को, तो एक प्रॉपर तरीके से आप मना करते हो। तो निगोशिएट में हम उन्हें सिंपली नो नहीं कह देते कि हम ये नहीं कर सकते। आप उन्हें एलेबोरेट करते हो, एक्सप्लेन करते हो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज हैं, और आप उनसे कहते हो कि इतने टाइम और इतने कॉस्ट के अंदर रहते हुए हम इतना ये सब चीजें आपको दे सकते हैं, और ये चीजें हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब निगोशिएशन जो स्टेप है, इसके अंदर हमारी जो सारी रिक्वायरमेंट जो हमने इलिसिट की हुई हैं वो एज ए इनपुट मिलती हैं, और आउटपुट में हमारा कंसेंसस हो जाता है। अगर रिक्वायरमेंट निगोशिएशन क्या है? डिसएग्रीमेंट अबाउट द रिक्वायरमेंट्स आर इनएविटेबल। हमेशा डिसएग्रीमेंट हर जगह पे होते हैं जहाँ पे मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं। इवन आपकी क्लास में डिसएग्रीमेंट्स होंगे। जहाँ पे भी मल्टीपल ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं तो डिसएग्रीमेंट जरूरी होते हैं। जब सिस्टम में बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं तो डिसएग्रीमेंट होते हैं। कन्फ्लिक्ट्स फेलियर नहीं होते, बल्कि स्टेक होल्डर्स की नीड्स और प्रायोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। रिक्वायरमेंट निगोशिएशन क्या है? एज इट प्रोसेस है।
जिसमें हम रिक्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं, कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं और कंप्रोमाइज़ेज़ करके स्टेक होल्डर्स एक कॉमन पॉइंट पे आ जाते हैं कि ये हम सबके लिए एक्सेप्टेबल होता है। अच्छा, रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन को हम कह रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक सब प्रोसेस है। इसके अंदर हम करते क्या है, रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन का क्रक किया है, द सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिकंसाइल द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द वन कस्टमर वांट्स एंड व्हाट कैन बी अचीव्ड। कन्फ्लिक्ट्स को रिकंसाइल किया जाता है रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन के अंदर। मेनली रिक्वायर नेगोशिएशन का मकसद क्या है, रिकंसाइल करना। अब रिकंसाइल करने का में आप रिकंसाइल करने के लिए क्या क्या चीजें कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स आर रैंक्ड, रिक्वायरमेंट्स को प्रियोरिटाइज किया जाता है बाय कस्टमर यूजर एंड अदर स्टेक होल्डर्स। रिक्वायरमेंट को फर्स्ट स्टेप क्या है, रिकंसाइल हमने करना है कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। उसमें एक चीज हम क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट को रैंक किया जाता है, प्रायोरिटीज असाइन की जाती हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, एक चीज हो गई, दूसरा चीज रिस्क एसोसिएटेड विद ईच रिक्वायरमेंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज। अब रिस्क क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्या चीज हो सकती है रिस्क, एक रिक्वायरमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो उस वेंडर्स से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या इसके अलावा क्या हो सकता है, जो हार्डवेयर वो यूज कर रहे हैं वो हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है। अब वो हार्डवेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप यूज नहीं कर सकते, हमारा ये रिस्क आ सकता है और हम इसको ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो हर रिक्वायरमेंट को अगेंस्ट जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं हम यहाँ पे वो आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है रफ गैस ऑफ डेवलपमेंट। हम कितनी एफर्ट और कितने टाइम लगेगा एक रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल R1 R2 R3, हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। R1 करने के लिए हमारे पास 15 डेज लगेंगे और 50,000 आपके कॉस्ट इसकी लग रही है। R2 के अगेंस्ट आप एक रफ सा एस्टिमेट कर लेते हो कि हमारा कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट लगेगी। ये चीजें आप स्टेप में कर लेते हैं। देन उसके बाद एक आइटरेटिव अप्रोच आप लेते हो, रिक्वायरमेंट को एलिमिनेट कर लेते हो, कंबाइन कर लेते हो या मॉडिफाई कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, हमने सारी डिस्कशन कर लिया, निगोशिएट कर लिया आपस में। निगोशिएट करने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, 3 क्या ऑप्शन है, या तो आप रिक्वायरमेंट्स को चेंज या मॉडिफाई कर लेते हो, जिनमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आपस में, एक बंदा कह रहा है कि इस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, दूसरा उसके अपोजिट कहता है। तो उस केस में आप क्या करते हो, कंसेंसस लाने के लिए आप या तो रिक्वायरमेंट को चेंज या मॉडिफाई कर लेते हो, या उस रिक्वायरमेंट को डिलीट ही कर देते हो, आप ख़त्म कर देते हो कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट हम निकाल देते हैं क्योंकि इसमें मसला आ रहा है, हम उसको ख़त्म कर देते हैं। या आप एलिस्टेशन दोबारा से कर लेते हो, थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंड कर लेते हो इसको, और किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो हम दोबारा एलिसिटेशन वाली स्टेज पे बैक की तरफ मूव कर देते हैं। अगर इस तरह से देखें तो यहाँ पे हमारे निगोशिएशन के प्रोसेस के अंदर, जो कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक सब प्रोसेस है, इसके अंदर एक क्या ये स्टेप आता है, फर्स्ट प्रायोरिटाइजेशन। ये एक हमारा प्रोसेस है। दूसरी हम क्या काम करते हैं इसके अंदर, रिस्क असेसमेंट करते हैं, हर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट जो रिस्क होता है वो आइडेंटिफाई कर दिया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है कि गैस बना लिया कि एक रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना टाइम और कितनी कास्ट लगेगी। और उसके बाद फोर्थ में हम क्या करते हैं, ये एक्चुअल में रिकंसाइल कर रहे हैं। रिकंसाइल करने में हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर आप डिलीट कर सकते हैं। ये एज इट एक और सब प्रोसेस कह सकते हैं, सब प्रोसेस है जिसके अंदर और सेट ऑफ एक्टिविटीज है, तीनों में से कोई। और ये एक इटरेटिव अप्रोच है, मतलब लूप चलता रहता है, और जब तक हमारे पास सब सेटिस्फाई नहीं हो जाते हम इसको या तो एलिमिनेट, कंबाइन, मॉडिफाई और एलिसिट करते रहते हैं। जब हमारे पास सबका कंसेंसस हो जाता है, रिकॉन्साइल रिक्वायरमेंट हमारे पास आ जाती हैं, तो हम वो रिक्वायरमेंट आगे ट्रांसफर कर देते हैं। अब अगर इसमें देखें, निगोशिएशन जो है उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस, या आप कह सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं निगोशिएशन में। पहला कौन सा स्टेप किया जाता है, अगर यहाँ पे बात करते हैं, लास्ट स्लाइड में हमने देखा फर्स्ट क्या है, प्रियोरिटाइज, रिक्वायरमेंट को प्रियोरिटाइज करना। सेकंड कौन सा प्रोसेस है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन।
आइडेंटिफाई रिस्क असेसमेंट, हर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट रिस्क असेसमेंट की जाती है। थर्ड क्या है? इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट एंड टाइम। उसके बाद हम क्या कहते हैं? रिकंसाइल साइल, जिसके अंदर ये कोर्स सब प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, या तो चेंज या मॉडिफाई कर रहे होते हैं, या फिर डिलीट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं रिक्वायरमेंट को जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, या फिर हम दोबारा से एलिसिटेशन कर लेते हैं। ये एक, उसके अलावा ये क्या चीज़ है? ये एक आइट्रेटिव आइट्रेटिव प्रोसेस है जो कि चलता रहता है जब तक हमारे ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते। तो नेगोशिएशन के अंदर क्या क्या स्टेजेस हैं? प्रायोरिटाइजेशन है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, हर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट, और उसके अलावा कॉस्ट और टाइम कितना लगेगा एस्टिमेट किया जाता है, और रिकंसाइल किया जाता है जिसमें रिक्वायरमेंट्स को या तो चेंज और मॉडिफाई कर दिया जाता है या डिलीट कर दिया जाता है प्रॉब्लमेटिक रिक्वायरमेंट को, या फिर वो रिक्वायरमेंट्स जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं उनको दोबारा से एलिसिट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन। एक आर्ट है, मतलब आपने इस तरह से खुद को फील नहीं करना कि ये कोई कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल आप एज ए रिक्वायरमेंट एनालिस्ट स्टेक होल्डर के पास जाते हो, तो ये कोई कंपटीशन नहीं है जिसके अंदर आपने जीतना है, कि आप जो कह रहे हो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो और आपने इसके अंदर जीतना है। तो आपका कोई कंपटीशन नहीं है, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। तो आपने देखना है कि रिक्वायर्ड लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए हम क्या-क्या कर सकते हैं। हाँ, आपका ये नहीं है जैसे आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं तो आप इसको एक पर्सनल ले लेते हो कि मैं पर्सनल चीज़ है और आपने विन करना है, वो आप दूसरे के पॉइंट को आपने एक स्ट्रेटजी बना के लेके जानी है। जैसे अगर ये हो जाता है तो आगे क्या-क्या ऑप्शन है? ये 3 ऑप्शन है, अगर हम इस 3 ऑप्शन में से क्लाइंट है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करता है, ए, बी, सी, हमारे पास 3 ऑप्शन है, क्लाइंट बी सेलेक्ट करता है तो बी के केस में आगे क्या-क्या आ सकता है? तो आपने एक स्ट्रेटजी बना के लेके जाना है। किसी भी मीटिंग का नेगोशिएशन में तो कंपल्सरी किसी भी मीटिंग का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि आपने एक्टिवली सुनना है। आपने उस चीज़ को सुनना है एक्टिवली, ताकि आपको लिसनर आपको जो बोलने वाला है उसको ये फील आए कि आप उसे बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो और अच्छे से सुन रहे हो, और उसकी बात सुनने के बाद आपने ये डिसीजन लिया है। दूसरी पार्टी के इंटरेस्ट को पे फोकस करना है, क्रिएटिव रहना है और बी रेडी टू कमिट। अच्छा, बी रेडी टू कमिट में ये आता है कि आप इस काबिल हो एज ए निगोशिएटर कि अगर कुछ डिसाइड हुआ, फॉर एग्जांपल आप एक प्लान करके लेके गए थे लेकिन उस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, कुछ और चीज़ डिसाइड हो गया, तो आप इस काबिल हो कि आप उसी जगह पे डिसीजन ले सको कि हाँ ठीक है, हम रेडी हैं और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस चीज़ में हम देखते हैं कि उसमें क्या आता है, मीन्स आपके पास इतनी अथॉरिटी हो, आपको मतलब फॉर एग्जांपल नेगोशिएशन, आप मार्केट में जाते हो, आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है और आप नेगोशिएट कर रहे हो और आप नेगोशिएट करते-करते आप एक जगह पे आ गए और उस वक़्त आपके पास पैसे नहीं हैं, आप नहीं पे कर सकते, तो आप उस चीज़ को नहीं खरीद सकते, आप रेडी टू कमिट नहीं हो। हम उस वक़्त रेडी टू कमिट होते हैं कि जब ठीक है, शॉपकीपर ने कहा है कि ठीक है, मैं इतने में दे दूँगा, आप पैसे दीजिए ले लें। तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो आपके पास अगर अथॉरिटी नहीं है तो आप कमिट नहीं कर सकते। एज़ ए नेगोशिएटर जो आपकी कंपनी की तरफ से नेगोशिएट करने जाता है, उसके पास इतनी अथॉरिटी हो कि वो कमिट कर सके, ठीक है, हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। हम पहले हमने देखा कि नेगोशिएशन के सब प्रोसेसेस जो होते हैं कौन-कौन से होते हैं? प्रायोरिटाइजेशन, रिस्क असेसमेंट, इम्पैक्ट एनालिसिस और देन रिकंसाइल करना, जिसके जो कि एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है जिसके अंदर इधर हम चेंज या मॉडिफाई करते हैं रिक्वायरमेंट को, या डिलीट कर देते हैं, या फिर रिक्वायरमेंट को री एलिसिट करते हैं। उसके ये सारा काम जो है वो हम थ्रू मीटिंग कर रहे होते हैं। नेगोशिएशन की कोई मीटिंग होती है, मीटिंग से ये सारा काम किया जा रहा होता है। आप वो जो अब जो मीटिंग है उसमें क्या होता है, इस मीटिंग के 3 स्टेजेस हैं। एक हमारे पास इंफॉर्मेशन की स्टेज है, दूसरी डिस्कशन की स्टेज है, थर्ड है रेज़ोल्यूशन की स्टेज।
अ, हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टेज, डिस्कशन एंड रेज़ोल्यूशन स्टेज, मीट जो नेगोशिएशन मीटिंग होती है। इंफॉर्मेशन स्टेज के अंदर क्या होता है, उम, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करते हो। With the nature of problem associated with the requirements are explained। यहाँ पे जो प्रॉब्लमैटिक अब निगोशिएशन कर रहे हैं प्रॉब्लमैटिक रिक्वायरमेंट्स के लिए। अच्छा, निगोशिएशन में या तो प्रॉब्लमैटिक रिक्वायरमेंट्स के लिए भी की जा सकती है, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, कंसेंसस पे लेके आने के लिए, या फिर प्रायोरिटाइज जस्ट एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है, हमने देखना है कि ये रिक्वायरमेंट्स किस ऑर्डर में हमें एग्जीक्यूट करनी है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए भी हम नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो आपने जो हर प्रॉब्लम्स हैं, इंफॉर्मेशन 3 स्टेजेस हैं मीटिंग में। एक इंफॉर्मेशन स्टेज पे आप क्या करते हो कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको लगता है कि इन रिक्वायरमेंट के साथ प्रॉब्लम एसोसिएट है, आप स्टेक होल्डर्स को, कस्टमर्स को वो एक्सप्लेन करते हो। आपने उनको बता दिया फर्स्ट स्टेज में। उसके बाद सेकंड स्टेज हमारे पास जो होती है, वो डिस्कशन स्टेज है। डिस्कशन स्टेज में स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व डिस्कस हाउ दिस प्रॉब्लम माइट बी रिजॉल्व। अब आपने बता दिया, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट था और मैनेजमेंट थी। एलएम हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बना रहे थे, ऑटोमेट कर रहे थे। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में अब स्टूडेंट के पास की एक रिक्वायरमेंट थी कि जो कोर्स रजिस्टर है वो विद इन वो विदाउट पेइंग फी की पेमेंट के बगैर कोर्स रजिस्टर करने देना चाहिए। और मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट थी कि फी की पेमेंट के बगैर कोर्स रजिस्टर नहीं हो सकता। अब इस केस में क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्टिंग थी। आप इंफॉर्मेशन स्टेज पे दोनों पार्टीज को बुला के उनको ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन करती हूँ कि एट ए टाइम दोनों इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। डिस्कशन स्टेज में क्या होता है, डिस्कस करते हैं कि स्टेक होल्डर्स आप डिस्कस करते हैं कि अच्छा इस मसले को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दोनों पार्टीज आपस में डिस्कस करती हैं। उसके बाद स्टेक होल्डर्स अपनी इंटरेस्ट प्रायोरिटीज बताते हैं उस रिक्वायरमेंट के लिए। उसके बाद आती है रेजोल्यूशन स्टेज, थर्ड। रेजोल्यूशन स्टेज में वेयर एक्शन कंसर्निंग द रिक्वायरमेंट आर एग्रीड। एक्शंस एग्रीड किए जाते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स स्टेज में। अब इन रिक्वायरमेंट को किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करें। या तो उन रिक्वायरमेंट को डिलीट कर दें, या उन रिक्वायरमेंट को मॉडिफाई कर लें, या फिर आप फर्दर कुछ एलिस्ट्रेशन कर लो। इस स्टेज पे डिसाइड किया जाता है। जो नेगोशिएशन मीटिंग है उसमें 3 स्टेजेस हैं हमारे पास, इंफॉर्मेशन, डिस्कशन एंड रेजोल्यूशन स्टेज। अब इंफॉर्मेशन स्टेज के अंदर आप स्टेक होल्डर्स को प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते हो कि ये मसले हैं। डिस्कशन स्टेज के अंदर आप क्या करते हो, कि ये प्रॉब्लम जो है डिस्कस करते हो स्टेक होल्डर्स के साथ कि कैसे रिजॉल्व की जा सकती है। और उसके बाद रेजोल्यूशन स्टेज आती है जिसके अंदर आप क्या करते हो कि या तो उस प्रॉब्लम को डिलीट कर देते हो, या बेस्ड ऑन ये डिस्कशन के, या फिर मॉडिफाई कर लेते हो, या फिर फर्दर एलिस्ट्रेशन कर लेते हो। हमने डिस्कस किया यहाँ पे निगोशिएशन मीटिंग को। अब यहाँ पे मीटिंग के अंदर क्या है, 3 स्टेजेस हैं। इंफॉर्मेशन, मीटिंग के स्टेप में एक इंफॉर्मेशन, डिस्कशन एंड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन अब इंफॉर्मेशन स्टेज के अंदर क्या है, आप स्टेक होल्डर्स को एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम लाई करती है। आप प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहे होते हो एक्चुअल में क्या मसला है। उसके बाद हमारे पास अगली स्टेज आती है डिस्कशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम स्टेक होल्डर्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, और आपके साथ भी डिस्कशन हो रही होती है कि हम इस मसले को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हम अगर रजिस्ट्रेशन की एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपने बताया कि एक हमारा स्टूडेंट कहता है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो पेमेंट के बगैर हो जानी चाहिए, और मैनेजमेंट कहती है कि पेमेंट जब तक फी पे नहीं की हुई रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। इंफॉर्मेशन स्टेज पे आपने स्टेक मैनेजमेंट और स्टूडेंट को बुला के ये बता दिया। डिस्कशन स्टेज में आप वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। रेजोल्यूशन स्टेज में क्या होता है कि या तो आप उन डिस्कशन की बेस पे या तो उसे डिलीट कर देते हो, या फिर मॉडिफाई कर लेते हो। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है कि अच्छा 2 वीक के बाद अलाउ कर देना चाहिए, मिड से पहले 1 वीक
तक जो है वो कोर्स रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन होनी चाहिए एट एक्स्ट्रा जो भी ये चीज़ें, या 30% फ़ी पे की हो तो कोर्स रजिस्टर कर देना चाहिए। आप मॉडिफ़ाई कर लेते हो रिक्वायरमेंट्स को, और या फिर डिलीट कर देते हो या फिर रिक्वायरमेंट को दोबारा से रीसेट करते हो। अच्छा, रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइज़ेशन क्या होती है? रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइज़ेशन में हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स को अ, का एक आर्डर डिफाइन कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटी असाइन कर रहे हैं, रैंक दे रहे हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट पहले इम्प्लीमेंट करनी है। जो हमारे हमने देखा कि रिक्वायरमेंट नेगोशिएशन के अंदर रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन एक स्टेप है, एक सब प्रोसेस है। जैसे अगर मैं सिंपल ओवरऑल बात करती हूँ, ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल है पूरा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक है। पूरा जो प्रोसेस है उसके अंदर एक सब प्रोसेस है जो कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर एक सब प्रोसेस है जो कि नेगोशिएशन है। नेगोशिएशन के अंदर एक प्रोसेस है जो कि रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन है। अब मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन होती कहाँ पे है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसके अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक सब प्रोसेस है, और उसके अंदर रिक्वायरमेंट, अगर हम इसको भी देखते हैं, ये देखें, अम, अगर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक सब प्रोसेस है, तो हम इसको ये कह देंगे इसका सब प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सब प्रोसेस है। उसके अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर क्या आता है, निगोशिएशन एक सब प्रोसेस है। हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर इसको कर देते हैं मजीद निगोशिएशन। अब निगोशिएशन के अंदर एक सब प्रोसेस आता है प्रायोरिटाइजेशन, ये इसका भी सब प्रोसेस होता है निगोशिएशन का। क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है, पूरा लाइफ साइकिल होता है, उसके अंदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक सब प्रोसेस है, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर निगोशिएशन एक 7 सब प्रोसेस है, उनमें से एक निगोशिएशन है। निगोशिएशन के अंदर प्रायोरिटाइजेशन होती है। प्रायोरिटाइजेशन एक प्रॉब्लम क्यों है? व्हाई प्रायोरिटाइजेशन इज अ प्रॉब्लम? अगर हम ये देखते हैं अच्छा, निगोशिएट क्यों करते हैं हम? प्रायोरिटाइजेशन निगोशिएशन का एक स्टेप है। फर्स्ट निगोशिएशन का जो प्रोसेस हमने बनाया था, सबसे पहले फर्स्ट टास्क क्या था, प्रायोरिटाइजेशन, फिर उसके बाद रिस्क असेसमेंट, देन हमारे पास इम्पैक्ट एनालिसिस, उसके बाद हमारे पास रिकंसाइलेशन था। अब हमारे पास जो फर्स्ट है प्रायोरिटाइजेशन, हम कहते हैं प्रायोरिटाइजेशन निगोशिएशन जो है क्यों की जाती है, टू डिटरमिन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, एक या फिर प्रॉब्लमेटिक रिक्वायरमेंट, प्रॉब्लम्स को जिन रिक्वायरमेंट्स पे प्रॉब्लम है कंसेंसस उन पे करने के लिए, कन्फ्लिक्ट्स खत्म करने के लिए, प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए। निगोशिएट दो तरह से किया जाता है, जैसे एक तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, दूसरा या फिर प्रॉब्लमेटिक रिक्वायरमेंट्स को में से प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। अब व्हाई द रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन इज प्रॉब्लम, अब क्यों प्रॉब्लम है, हम क्यों यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें, इवन अगर आप इसको रिक्वायरमेंट्स दो प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट क्यों की जा सकती हैं। अब आप रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज कर रहे हो अगर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, तब भी आपके रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन में कौन कौन इन्वॉल्व होंगे, रिक्वायरमेंट में स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स या कस्टमर, उसके अलावा आपके डोमेन एक्सपर्ट होंगे, या आपके
लीडर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, आपका रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइज करनी है, सिंपल हमारे पास सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने ऑर्डर फाइंड करना है कि हम किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करें। तो हमारे पास कौन कौन होगा? स्टेक होल्डर्स, या कस्टमर्स होते हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास डोमेन एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स। और हमारे पास क्या होता है? टीम लीड, आपके लीडर्स होते हैं। डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो कस्टमर है, जो कस्टमर्स हैं वो फंक्शनैलिटी की बेस पे बात कर रहे होंगे कि उनको क्या प्रायोरिटाइज करना है ना। रिक्वायरमेंट, एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है, कौन सी पहले जाए, कौन सी बाद में जाए, या कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शनैलिटी की बेस पे बात कर रहे हैं। उसके बाद डोमेन एक्सपर्ट का अपना कोई एरिया होगा, वो देखेगा कि आर्किटेक्चर ये वाली पहले हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ये वाली बाद में हो जाए, ये कुछ फीचर्स को देखेगा। ये टीम लीड जो है वो फीचर्स को देख रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स हैं सिस्टम में, R1, R2, R3। ये जो कस्टमर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, ये रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज ऐसे करते हैं, ये कहते हैं R1 पहले होनी चाहिए, R2 फिर R3। उसके बाद हमारे पास डोमेन एक्सपर्ट है, वो कहता है कि R3 पहले होनी चाहिए, फिर R2 होनी चाहिए, एंड देन R1 होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड हमारे पास ऑप्शन आती है टीम लीड की। अब टीम लीड उसको देखता है तो वो कहता है, उसके ख्याल में ये जो हमारी R2 है वो बेस बना रही है, तो ये रिक्वायरमेंट्स पहले हो जानी चाहिए, कोर है ये हमारे सिस्टम का। तो R2 को हम पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उसके बाद हम R3 को करते हैं, देन R1 को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब ये 3 तरह के डिफरेंट लोग थे। सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं जब हम रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइज कर रहे हैं टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ये किस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। हमारे पास 3 डिफरेंट पार्टीज हैं, तीनों डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स बता रही हैं। अ, अगर हम अगर बात करते हैं यहाँ पे, इवन अगर हम सिर्फ बात करते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं और रिक्वायरमेंट एनालिस्ट होते हैं। अगर हम इनको अपनी तरफ से निकाल भी देते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें भी आपके डिफरेंट प्रायोरिटी, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। जैसे एक कस्टमर का ग्रुप 1 होगा, कस्टमर का ग्रुप 2 स्टूडेंट, फैकल्टी, मैनेजमेंट, कस्टमर का ग्रुप 3 है। अब वो कस्टमर का ग्रुप 1 जो है वो एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दे रहा है प्रायोरिटाइज करके। कस्टमर का 2 ग्रुप जो है वो रिक्वायरमेंट सेम है, R1, R2, 3, ये पहले इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहा है, ये पहले इसको, ये थर्ड ग्रुप जो है वो पहले 2 को इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब मैं ये सारी चीज़ बताने का क्या मकसद था कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर मसला क्या आता है, रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन क्यों एक प्रॉब्लम है। अब इस केस में आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप कैसे रैंक दे सकते हो, आप किस बेस पे डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी रिक्वायरमेंट हमें पहले इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो एज इट ये रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन बहुत बड़ा मसला होता है। डिफरेंट टेक्निक्स इसके लिए दी गई हैं, कुछ सेमी ऑटोमेटेड हैं, कुछ मैनुअल हैं। ये एक रिसर्च की बेस पे रिसर्च की गई एक लिटरेचर में से फाइंड आउट किया गया कि रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक अवेलेबल है। लिटरेचर रिव्यू हुआ है, जैसे आपने एक लिटरेचर रिव्यू करना है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वैसे ही ये एक लिटरेचर रिव्यू दिया गया है, में से फाइंड आउट हुआ है कि रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन के लिए ये डिफरेंट टेक्निक्स, ये सारी टेक्निक्स और ये भी टेक्निक्स हैं जो रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन के लिए हैं। रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन के लिए ये टेक्निक्स दी गई हैं, लिटरेचर में अवेलेबल हैं। अब ये टेक्निक्स में से कुछ मैनुअल है और कुछ सेमी ऑटोमेटेड है। मैनुअल टेक्निक्स 60% है, सेमी ऑटोमेटेड 40% है। ये सारी मैनुअल है और ये सारी सेमी ऑटोमेटेड है। अच्छा, फुली ऑटोमेटेड कोई टेक्निक नहीं होती क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम इसे सेमी ऑटोमेटेड कह रहे हैं। रैंकिंग जो है ह्यूमन कर रहे हैं, जैसे स्टेक होल्डर्स या कोई ना कोई पर्सन ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए रैंकिंग उनकी बेस पे हो रही है, हम इसलिए इसको सेमी ऑटोमेटेड कह रहे हैं। कोई भी फुली ऑटोमेटेड नहीं है। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब डिफरेंट छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो हैं, छोटी कंपनीज आपके सॉफ्टवेयर हाउस जो होते हैं, इवन उसमें भी मल्टीपल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट ए टाइम चल रहे होते हैं। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में क्या हो रहा होता है,
अब वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो एट ए टाइम चल रहे हैं, उनमें रिक्वायरमेंट्स इलिसिट हो रही हैं, रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन के अंदर ही रैंकिंग ये प्रोसेस निगोशिएशन का भी स्टार्ट हो जाता है। निगोशिएट हो रही है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स, तो वो असल में करते क्या है, वो लोग 2 से 3 लोग बैठते हैं, बैठ के वो रैंकिंग उससे दे देते हैं कि ये पहले कर लेना है, ये बाद में कर लेना। असल में हो ये रहा होता है, रिक्वायर उसके बहुत से मसले होते हैं। और एकेडेमिया के अंदर लिटरेचर में बहुत सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट टेक्निक्स दी गई हैं, मेथड दिए गए हैं, लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। एक्चुअल में इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, इंडस्ट्री में 2 से 3 लोग बैठ के उसको रैंकिंग दे देते हैं, रिक्वायरमेंट्स को रैंक करने के बाद वो प्रायोरिटाइज कर लेते हैं और उसके पे काम करना शुरू जो कि लिटरेचर में टेक्निक्स अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज नहीं किया जाता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप एक्सिस्ट करता है इंडस्ट्री में और एकेडेमिया के अंदर। एकेडेमिया या लिटरेचर के अंदर जो टेक्निक्स दी हुई हैं वो यूटिलाइज नहीं हो रही। अब क्यों नहीं हो रही, क्या मसला आता है? आप प्रॉब्लम्स हमने बताया कि रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन में ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन क्यों मसला है? अब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, हम कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, किस बेस पे कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक दी गई हैं। आप यहाँ पे अगर मैनुअल में देखें तो कुछ टेक्निक्स हैं, कॉस्ट वैल्यू एनालिसिस, विगर्स मेथड, क्यूएफटी, सीरम, मॉस्को, ये मेथड्स दिए गए हैं। और अगर हम ऑटोमेटेड देखते हैं तो ये एएचपी, एमएसट्री, जीए, सीबी रैंक मेथड है, ये अवेलेबल हैं। ये सारे मैंने लिटरेचर रिव्यू से निकाल के आपको दे दिए हैं। अगर आप इनमें से स्टडी करना चाहते हैं तो इनके रेफरेंसेस अवेलेबल हैं, लास्ट पे आप उनमें से स्टडी कर सकते हो। अब ये जो 40% सेमी ऑटोमेटेड मेथड है, फुली ऑटोमेटेड नहीं हो सकती क्योंकि ह्यूमन रैंकिंग कर रहे हैं तो ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं। जो सेमी ऑटोमेटेड मेथड है उसमें से 8% जो हैं वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट का क्या मतलब है? अब ये जो 60% थे हमारे पास वो मैनुअल मेथड है जो कि टोटली ह्यूमन के बेस हैं, और 40% सेमी ऑटोमेटेड है। सेमी ऑटोमेटेड में से 8% ऐसे हैं जो कि इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट का मतलब है कि वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग कुछ यूटिलाइज कर रहे हैं, उसकी बेस पे डिसाइड कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। प्रायोरिटाइजेशन के मेथड्स हम देख रहे हैं। अब सीबीआर इसमें है, जो करंट रिसेंट रिसर्च में आया है। सीबीआर केस बेस्ड रैंकिंग, ये मशीन लर्निंग को यूज करता है। मशीन लर्निंग और जेनेटिक एल्गोरिदम है, यहाँ पे मशीन लर्निंग यूटिलाइज हो रही होती है। मशीन लर्निंग की बेस पे डिसाइड करता है, प्रायोरिटाइज करता है रिक्वायरमेंट्स को। तो ये इंटेलिजेंट। इनमें से कुछ मेथड्स हम देख लेते हैं, बाकी रेफरेंसेस अवेलेबल हैं आपके पास, आप इनमें से देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जहाँ पे एएचपी, इन टेक्निक्स को देते हैं, प्रायोरिटाइजेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एएचपी इसका मैंने रेफरेंस दिया हुआ है 1 और 2, लास्ट स्लाइड पे रेफरेंसेस हैं, आप अगर डिटेल में देखना चाहे तो वहां से देख सकते हैं। होता क्या है इसमें, जैसे वो कहता है कि एन रिक्वायरमेंट्स हैं, एन नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं, हर रिक्वायरमेंट को दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, वैल्यूज असाइन करते हैं, नॉर्मलाइज कर लेते हैं वैल्यूज को, और हर रिक्वायरमेंट को रिलेटिव टू दूसरी रिक्वायरमेंट के नंबर असाइन किया जाता है। नंबर बड़ा होता है तो वो रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। इसके अब ड्रॉबैक्स कैसे क्या हैं कि हम कह सकते हैं कि ये स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए तो ठीक है, जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो सूटेबल नहीं है। सेमी ऑटोमेटेड है ये टेक्निक, और जब रिक्वायरमेंट का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है यूज़ नहीं हो रही, स्केलेबिलिटी का इशू है। दूसरा मेथड हम देखते हैं, एक टेक्निक है प्रायोरिटाइजेशन की, जिसको हम कहते हैं प्लानिंग गेम। इसके अंदर क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स को 3 सेट्स बना लिए जाते हैं। एक जो आपके लिए जिन रिक्वायरमेंट्स के बगैर काम ही नहीं किया जा सकता, दूसरे ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि नॉट मच इम्पोर्टेंट फॉर द, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तीसरी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि हो जाए तो अच्छी बात है। हम तीन एक सेट में रिक्वायरमेंट को डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट कार्ड्स पे लिखी हैं, आप कार्ड्स को डिवाइड करते जाते हो। 3 आपने पोर्शन बनाए हुए हैं, एक जो जिनके बगैर काम नहीं चल सकता आप इधर रखते जाते हो इस पाइल के अंदर, दूसरी पाइल आप बनाते हो जिसके अंदर आपकी जो कस्टमर की विशेज़ हैं उसमें रखते जाते हो, और तीसरी पाइल बनाते हो जिनके बगैर भी काम चल सकता है। ये
मैनुअल मेथड है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे कार्ड बनते हैं उसमें एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। रिग्रेशन टेस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता और एक मैनुअल मेथड है, इसमें रिक्वायरमेंट की पार्ट। उसके बाद मोस्को है, ये भी एक मैनुअल मेथड है। यहाँ पे आई नहीं होगा, इट है। इट कुड काज फेलियर ऑफ द रिक्वायरमेंट। इसका प्रॉब्लम क्या है कि रिक्वायरमेंट का फेलियर आ सकता है, और इसमें ये भी एक मैनुअल मेथड है। प्लानिंग गेम के अंदर हमने रिक्वायरमेंट को 3 सेट्स में डिवाइड किया था। यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स को 4 सेट ऑफ रिक्वायरमेंट बनाते हैं। कौन सी? मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव एंड वोंट। ये 4 सेट बनाते हैं और हम रिक्वायरमेंट को कैटेगराइज कर देते हैं इनके अंदर। उसके बाद हमारे पास 2 मेथड ऐसे हैं जो कि इंटेलिजेंट है, सेमी ऑटोमेटेड तो हैं और उसमें से इंटेलिजेंट है। ये वो 8% के अंदर से आते हैं। इसमें फर्स्ट है जेनेटिक एल्गोरिदम, इसका रेफरेंस दिया हुआ है 5 पे, इस पेपर से ये लिया गया है। जेनेटिक एल्गोरिदम यूज करता है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। और इसमें भी आता है, इसमें क्या चीज होती है, वो रिक्वायरमेंट जिनके अंदर प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले हम उनके पेयर्स बना लेते हैं और उनको पेज अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे भी स्केलेबिलिटी क्या आती है कि आप उसको कैसे हैंडल कर रहे होते हैं। हम सारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर नहीं करते, जिन रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमें मसला आ रहा होता है, जो प्रियोरिटाइज नहीं होती, हम पहले उनके ऊपर अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद उनको पेस्ट कर देते हैं कि ये तकनीक हमें बता दीजिए इनको किस जगह पे पेस्ट करना है। सीबी रैंक हमारे पास एक मेथड है जो कि क्या करता है, सीबी रैंक हमारे पास क्या कर रहा है, पेयर सैम्पलिंग करता है। 3 स्टेप्स हैं, पेयर की सैम्पलिंग की, प्रायोरिटी इलिस्ट्रेशन की। ये ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं। सेमी ऑटोमेटेड है क्योंकि ये ह्यूमन एलिसिट कर रहे हैं, प्रायोरिटी असाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद आपकी क्या होता है, यहाँ पे मशीन लर्निंग इन्वॉल्व होती है। मशीन लर्निंग की बेस पे ये क्या करता है, जिन रिक्वायरमेंट में मसला होता है, ये जो सीबी रैंक है ये थोड़ा बायस्ड होता है टुवर्ड्स कस्टमर। आप सबसे पहले आप कस्टमर जैसे C1 C2 C3 हैं तो आप उनको वेट असाइन करते हैं। कस्टमर को कितनी इंपॉर्टेंस वेट असाइन किया हुआ है, उसके बाद वो कस्टमर रिक्वायरमेंट को वेट असाइन करते हैं। अब जो जिन कस्टमर का वेट ज्यादा होता है तो वो उनको डेफिनेटली ज्यादा वेट दिया जाता है, तो ये बायस्ड हो जाती है उन कस्टमर की तरफ। इसका ये ड्रॉबैक है। आपने ये सीबी रैंक जो है, ये मशीन लर्निंग किस तरह से कर रहा होता है, ये सारा मेथड अगर आप वो पढ़ना चाहते हो, आपने ये सीबी रैंक वाला पेपर जो है वो पढ़ना है। यहाँ पे देखें वर्किंग ऑफ सीबी रैंक, ये 6 जो नंबर पे है ये आपने करना है, पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास में। पेपर में अपलोड भी कर दूंगी। ये पेयर सैम्पलिंग की जाती है, जैसे रिक्वायरमेंट R1 R2 R3 R4, ये हमारी ये हम पेयर्स की फॉर्म में बना लेते हैं जिनमें मसले होते हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या है, प्रायोरिटी एलिसिटेशन। इसमें जैसे एक कस्टमर है 1 2 3, ये कस्टमर्स हैं, कस्टमर को हम वेट देते हैं, इसका वेट 4 है, इसका 5 है, इसका 7 है। अब वो अपना अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज कर लेता है, इसको वेट दे देता है, इसको भी हर रिक्वायरमेंट को वेट दे देता है। अब जिस कस्टमर का वेट ज्यादा होगा, जैसे इसका 7 है, इसको हमने 7 वेट असाइन किया है तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। ये वाली जो टेक्निक है ये बायस्ड होती है उसकी तरफ। अब प्रायोरिटी लर्निंग क्या वो करती है, वो अपने में से इसको गुजारती है और उसके अकॉर्डिंग आपके प्रायोरिटाइज्ड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट आउटपुट में आ जाता है। ये किस तरह से काम करती है, प्रायोरिटी लर्निंग किस तरह से कर रही होती है, ये आपने इस पेपर में, ये लास्ट हमारे पास 6 जो हमारा है इसमें से पढ़ना है। मशीन लर्निंग अप्रोच टू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन। ठीक है, आज हमने देखा रिक्वायरमेंट निगोशिएशन का प्रोसेस, उसमें कौन कौन से सब प्रोसेस हैं, सब प्रोसेस के अंदर रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन की कौन कौन सी टेक्निक यूज होती हैं, और प्रायोरिटाइजेशन एक्चुअल में जो इंडस्ट्री में की जाती है और जो आपकी होती है एकेडमिया में के अंदर, लिटरेचर के अंदर है, उसके अंदर डिफरेंस गैप पाया जाता है, उसका आपको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, आप इसके अंदर क्या काम कर, आपने ये तकनीक पढ़नी है, इसका प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है और इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके आप इसको
अगर कुछ न्यू इसके अंदर लेके आते हैं, कोई नया काम कर लेते हैं, इसमें से एक ये बुक है, बाकी सारे पेपर्स हैं। तो आप इनको रीड ये पेपर आपने कंपल्सरी पढ़ना है, ये 6th वाला जो है। बाकी आप की इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आप पढ़ सकते हो, ताकि आपकी जो टर्म पेपर है वो भी इस टॉपिक पे भी इवन आप बना सकते हो, रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन पे बना सकते हो, नेगोशिएशन पे, प्रायोरिटाइजेशन पे, किसी पे बना सकते हो। आप ये पेपर पढ़ेंगे, इससे आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह काम कर सकते हो, और आपने इस पेपर के पढ़ के इसकी समरी बनानी है और इसकी लिमिटेशन लिखनी है। आज के लिए